दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 30 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। अभय चौटाला ने जेजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए मिलने पर पड़ा उम्र का डंगा। नायब सैनी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। सीटी नॉर्मलाइजेशन मामला पहुंचा हाईकोर्ट में। दंपति संग घूमने के लिए हिसार की दंपति ने कार में बनवाए किचन व बेडरूम। हरियाणा में निकाली पेड़ों की शव यात्रा। छात्राओं से बस कंडक्टर ने की बदसलूकी, लड़कियों ने बनाई वीडियो। चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में स्कूल एजुकेशन है सबसे महंगी। हरियाणा में नए बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। भारी बारिश से हरियाणा के अनेक इलाकों में बने बाढ़ जैसे हालात। सोने व चांदी की कीमत पहुंची ऑल टाइम हाई पर। वहीं बुरी खबर आई सामने, रुपया पहुंचा ऑल टाइम लो पर। अमित शाह बोले, नरेंद्र मोदी को जितनी गाली दोगे उतना ही खिलेगा कमल। राहुल गांधी की यात्रा में मोदी को गाली देने पर बीजेपी व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लाठी डंडे। भारत में 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगा जापान। बताएंगे आज कैसा रहेगा आपके इलाके में मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलनाबाद से पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला नारनौंद की अनाज मंडी में पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पर तीखे राजनीतिक हमले बोले। उन्होंने जेजेपी पर तंज कसा और जजपा को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी वाले अब ताऊ देवीलाल की तस्वीर हटाकर पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की तस्वीर लगाने लगे हैं। आने वाले समय में ये मेरी तस्वीर भी लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। अभय चौटाला 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होने वाली सम्मान दिवस रैली के लिए कार्यकर्ताओं को निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल की नीतियों और उनके संघर्ष को जनता के बीच पहुंचाना ही असली राजनीति है। 25 सितंबर की ताऊ देवीलाल जयंती पर कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि यह सम्मान दिवस रैली रोहतक में इसलिए रखी गई है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनके बेटे ने ईडी के डर से फिर से भाजपा की सरकार बनवा दी। अभय ने कहा कि 2019 में इनेलो की सरकार बनने वाली थी, मगर अपनों ने ही गद्दारी की और बीजेपी में मिल गए। उन्होंने ताऊ देवीलाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। इसका बदला हमने इस बार लिया और जजपा को माइनस में ला दिया। अब जजपा का कुछ नहीं बचा, जो बचा है वो भी नहीं रहने देंगे। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपये हर महीने देने की घोषणा की है। सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बजट में 5000 करोड़ का फंड रखा है। योजना का फायदा देने के लिए 23 से 60 की उम्र की शर्त रखी गई है। इसके अलावा 1 लाख वार्षिक इनकम की शर्त है। दिल्ली में ऐसी ही योजना का लाभ लेने की उम्र की शर्त 18 साल से शुरू है, जबकि कई राज्यों में 21 साल से है। ऐसे में योजना के पहले चरण में अभी उम्र व आय की शर्त से हरियाणा में लाभार्थी महिलाओं की संख्या घट गई है। हरियाणा में इनकम की स्लैब बनी हुई है। इनमें 1 लाख से 1,40,00,000 का स्लैब है। स्लैब का लोअर पार्ट गिना जाता है। ऐसे में इस स्लैब की लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 20 लाख बन रही है। परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस इनकम स्लैब में 23 से 60 साल तक की 17,25,000 विवाहित महिलाएं हैं, जबकि 23 से 45 साल की 2,75,000 कुंवारी यानी अविवाहित है। सीएम नायब सैनी ने भी कहा कि पहले चरण में करीब 19 से 20 लाख लाभार्थी होंगी। 1 लाख इनकम की शर्त को पूरा करने के बावजूद करीब 1 लाख महिलाओं को 2100 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनमें से करीब 45,000 विधवाएं, 11,000 निराश्रित, 14,000 दिव्यांग पेंशन ले रही हैं। इसके अलावा 2500 महिलाएं संविदा कर्मी और 2500 महिलाएं लाडली योजना का पहले से ही लाभ ले रही हैं। अगर प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए से कम इनकम का दायरा तय करती तो हरियाणा की करीब 8 लाख महिलाएं ही योजना की लाभार्थी बन पाती। 1 लाख रुपए करने से लाभपात्र महिलाओं की संख्या 20 लाख पहुंच गई। सीएम नायब सैनी ने कहा कि योजना के अगले चरण में इनकम का दायरा बढ़ाया जाएगा। यदि इसे 1,80,000 किया जाता है तो करीब 10 लाख लाभार्थी बढ़ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीखा हमला बोला है।
दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखने वाले को सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें 3 बड़े मुद्दे दिए, लेकिन राहुल गांधी तीनों में नाकाम साबित हुए। सैनी ने कहा कि पहले राहुल गांधी से ईवीएम पर सवाल उठवाए गए, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में हार गई। इसके बाद उन्होंने संविधान को मुद्दा बनाया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। तीसरी बार उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन इसमें भी वे असफल दिखाई दे रहे हैं। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि इन सब के बाद अब राहुल गांधी हताश हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ गरीबों का ही कल्याण किया है। उन्होंने जो मेहनत की है, कांग्रेस के नेता उसके आसपास भी नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इनका नाम लेते हुए ही भ्रष्टाचार की बू आती है। बिहार एक पवित्र भूमि है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। बिहार की वह भूमि जहाँ से सीता माता आती हैं। इस प्रकार की भाषा वहाँ पर राहुल गांधी बोल रहे हैं। उन्हें देश से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। हरियाणा में ग्रुप सी के लिए हुए सीईटी एग्जाम के बाद रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू होने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए लिस्टेड कर लिया है। हाई कोर्ट जस्टिस संदीप मोदगिल की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। इसके लिए 2 सितंबर की डेट कोर्ट ने तय की है। रोहतक के रहने वाले पवन कुमार ने हाई कोर्ट में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ रिट लगाई है। मामला चूंकि लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोर्ट में ये याचिका अर्जेंट कैटेगरी में सुनने के लिए लगाई गई है। हाई कोर्ट में मामला पहुंचने के कारण अब रिजल्ट में देरी होने के आसार हो गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने दावा किया था कि अगस्त के लास्ट तक आयोग ग्रुप सी के हुए एग्जाम का रिजल्ट जारी कर देगा। आयोग की ओर से एग्जाम की आंसर की पहले ही जारी की जा चुकी है। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं, अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, हरियाणा में हिसार के रहने वाले सुरेश कुमार अरोड़ा अपनी जिंदगी को जीने के लिए रिटायरमेंट के बाद भारत भ्रमण कर रहे हैं। सुरेश कुमार रिटायरमेंट के बाद घर बैठने या दूसरी नौकरी करने की बजाय खुद के लिए जीना चाहते थे। इसलिए सुरेश कुमार ने रिटायरमेंट के बाद पत्नी शबनम उर्फ स्वीटी अरोड़ा के साथ घूमने का मन बनाया। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में चीफ बैंक मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद सुरेश कुमार घूमना चाहते थे, पहाड़ों की सैर करना चाहते थे। मन में था कि पहाड़ों पर ही घर बनाकर रहा जाए, मगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो सुरेश कुमार ने अपनी कार को ही अपना घर बना लिया। सुरेश कुमार 30 जून 2024 को रिटायर हुए और घूमने के लिए निकल गए। पहले तो वह बाहर जाकर होटलों में रहे, मगर उनको वहां जाकर घर जैसा एहसास नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने घर की रसोई और बेडरूम को अपने साथ ही ले जाने की बात सोची। अब पिछले 5 महीने में ही हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में 15 ट्रिप कर चुके हैं और अपनी गाड़ी में ही घर जैसा माहौल तैयार करवा रखा है। रोहतक में समाजसेवी नवीन जैहिंद ने सेक्टर 6 स्थित बाग में काटे गए पेड़ों को लेकर शव यात्रा निकाली। नवीन जैहिंद पेड़ों की शव यात्रा लेकर डीसी सचिन गुप्ता और एसपी नरेंद्र बिजारनिया के पास पहुंचे और ज्ञापन दिया। नवीन जैहिंद ने पेड़ों को बचाने की गुहार लगाई। नवीन जैहिंद ने पेड़ों की शव यात्रा के दौरान सीएम का एक भाषण चलवाया, जिसमें सीएम ने कहा कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही सीएम का एक भाषण और चलवाया, जिसमें सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत की है। नवीन जैहिंद ने कहा कि प्रधानमंत्री की मुहिम अच्छी है और सीएम नायब सैनी भी पेड़ नहीं काटने की बात कह चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन सीएम और पीएम की मुहिम को ठेंगा दिखाते हुए पेड़ों की कटाई कर रहा है। हरे भरे पेड़ काट दिए गए, जिससे साफ है कि अधिकारी पीएम और सीएम की भी नहीं सुन रहे। डीसी ने आश्वासन दिया कि पेड़ों को कटने नहीं देंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी जो मामले में जांच करेगी। हिसार जिले के हांसी में प्राइवेट बसों में सफर करने वाली कॉलेज छात्राओं के साथ कंडक्टर द्वारा की गई बदतमीजी ने सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गढ़ी गांव से रोजाना कॉलेज आने जाने वाली लगभग 30 छात्राओं ने आरोप लगाया कि बस पास मान्य न करने पर कंडक्टर ने उनसे न सिर्फ बहसबाजी की बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। वायरल वीडियो में कंडक्टर ने भरी बस में अपमानजनक शब्द कहे और धमकी देते हुए कहा कि अगर लड़का होती तो उठाकर नीचे फेंक देता। जीएम और कोई अधिकारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छात्राओं ने चुपके से पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। जब इस पर कंडक्टर को टोका तो उसने 2 टूक जवाब दिया, वीडियो बना लो, फोटो खींच लो।
जहां शिकायत करनी है वहां कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामला गंभीर होते देख हांसी बस स्टैंड इंचार्ज ने स्पष्ट किया कि हिसार महाप्रबंधक द्वारा पहले ही पत्र जारी किया गया है कि प्राइवेट बसों में भी स्टूडेंट के पास मान्य होंगे। बावजूद इसके प्राइवेट बसें नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। मामले पर कॉलेज प्रिंसिपल सुरेश गुप्ता ने कहा कि जीएम को इस बारे में अवगत करवा रहे हैं और दोषी कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्राओं से इस तरह की अभद्रता करना गलत है। वहीं छात्राओं ने परिवहन मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री सैनी को मेल भेजकर गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन सुविधा मिले ताकि उनके शिक्षा के सपनों में कोई रुकावट न आए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर के मॉड्यूल सर्वेक्षण शिक्षा 2025 के अनुसार हरियाणा में एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत व्यय 25,720 रुपये है, जो चंडीगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर है और राष्ट्रीय औसत से 2 गुने से भी अधिक है। हरियाणा में स्कूली शिक्षा पर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज़्यादा खर्च होता है। लड़कों के लिए सालाना खर्च 27,697 रुपये और लड़कियों के लिए 23,465 रुपये है। राज्य के सरकारी स्कूलों में एक बच्चे की स्कूली शिक्षा पर प्रति शैक्षणिक वर्ष खर्च काफ़ी कम यानी 4,479 रुपये है। वहीं प्राइवेट एडेड स्कूलों में यह खर्च बढ़कर 48,436 रुपये और निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 39,015 रुपये हो जाता है। इस बार हरियाणा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेटेड नहीं इलेक्टेड होने वाला है। इसकी केंद्रीय स्तर पर संगठन ने मंजूरी दे दी है, साथ ही प्लानिंग भी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय सूत्रों का कहना है कि 15 सितंबर के करीब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद केंद्रीय संगठन की ओर से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए मोहनलाल बड़ोली, जो कि वर्तमान अध्यक्ष सहित 7 दावेदार बताए जा रहे हैं। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद स्थानीय स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों के चेहरों ने लॉबिंग शुरू कर दी है। कुछ दावेदार दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ चक्कर काटने शुरू कर चुके हैं। कुछ चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ अपने नाम की पैरवी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए मार्च में ही केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर चुका है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा चुका है। हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी ओवरफ्लो हो गई। सिंचाई विभाग के अनुमान के मुताबिक टांगरी नदी में लगभग 36,000 क्यूसेक पानी आया, जिस वजह से ये हालात बने, जिसके बाद टांगरी का पानी 17 से ज़्यादा कॉलोनियों तक पहुंच गया। यहां तक कि चंदपुरा के पास नदी का पानी तटबंध के ऊपर से आबादी की ओर बहने लगा। टांगरी के ओवरफ्लो होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। उन्होंने घरों को खाली कर ऊंचे स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। वह घर के अंदर का सामान लेकर भी ऊंची जगहों पर चले गए। कुछ लोगों ने घर की दूसरी मंजिल या छत पर शरण ले रखी है। वहीं कई लोगों ने सड़क पर भी डेरा डाला है। वह अपना चूल्हा और ज़रूरी सामान लेकर आए हैं। कॉलोनियों में घर आधे तक डूब गए हैं, जिसके बाद मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया। एनडीआरएफ की टीम घरों में फंसे लोगों को नाव के जरिए बाहर निकाल रही है। अभी भी कुछ बच्चों के अंदर फंसे होने की सूचना है। रेस्क्यू चल रहा है। बाहर बच्चों के परिजन रो रहे हैं। उन्होंने बच्चों को निकालने के लिए गुहार लगाई है। टांगरी नदी का पानी अभी तक कम नहीं हुआ है। अभी 38,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया है। सोने व चांदी के दाम आज लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज 882 रुपये बढ़कर 1,02,388 रुपये पर पहुंच गई है। कल सोना 1,01,506 रुपये के हाई पर था। वहीं चांदी की कीमत आज 462 रुपये बढ़कर 1,17,572 रुपये के नए हाई पर पहुंच गई है। कल 1 किलो चांदी 1,17,110 रुपये में बिक रही थी। आइए बात करते हैं भारत से जुड़ी बुरी खबर की। जी हाँ, भारतीय रुपया पहली बार 28 रुपये प्रति डॉलर के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पर अमेरिका के टैरिफ की वजह से रुपए में यह गिरावट आई है। कारोबार के दौरान रुपए में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 64 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये 88.29 रुपये प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर रुपए को थोड़ा सहारा दिया और यह करीब 88.12 पर ट्रेड करने लगा। वहीं कारोबार बंद होने पर यह 20 पैसे की गिरावट के साथ 87.25 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह ने कहा कि मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता है। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे गए अपशब्दों पर माफी मांगे। ये आज से नहीं, मोदी जी जब से पीएम बने तब से हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण कहता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस बताता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आपको जनादेश प्राप्त होगा। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं कि जितनी ज़्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल उतना ही खिलकर आसमान को छुएगा। हर चुनाव में कांग्रेस ने यह प्रयास किया, गाली दी लेकिन मुंह की खाई, फिर विजय को झुठलाने के लिए घुसपैठियों बचाओ यात्रा लेकर आए। आइए बात करते हैं राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। 30 मिनट चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को सड़क से हटाकर जाम खुलवाया। इस मामले में मुजफ्फरपुर में जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरा में भी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद बात बढ़ गई। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और नारेबाजी भी की। बीजेपी नेता रूप नारायण मेहता ने पाटलिपुत्र थाने में लिखित शिकायत दी है। एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडा ईंट पत्थर से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया, साथ ही कार्रवाई की मांग की है। पीएम मोदी 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में मोदी और जापानी पीएम इशिबा की मौजूदगी में कई MOU एक्सचेंज किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि 5 सालों में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान होगा। इसमें भारत से करीब 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड स्टाफ जापान जाएंगे। वहीं इशिबा ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। उन्होंने भारत और जापान के स्मॉल मीडियम उद्योग और स्टार्टअप को जोड़ने पर जोर दिया। मोदी ने अगले भारत जापान समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता भी दिया। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 24 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 29 डिग्री है और यह 33 डिग्री जैसा महसूस होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 72% रहेगी। शाम का तापमान 29 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 0% है। साथ ही हवा की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाजत। नमस्कार।